मरहबा मरहबा आमद रमजान है, मरहबा खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है, मरहबा तुझ पे सबके जाऊं रमजान तो अज़ीम शान है, तुझ में नाज़िल हक़ तआला ने किया कुरआन है। रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FJN चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है रमज़ान और सेहत। इसके चौथे एपिसोड में यानी 4th एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं। अब तक हमने डाइट से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड, हमारे अपनी सहरी, इफ्तारी, एक्सरसाइज, बल्कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें की और इन तमाम बातों को आप तक पहुंचाने में मेरा साथ दिया प्यारे प्यारे हमारे मेहमान डॉक्टर तनवीर सर ने। माशाल्लाह, मैं एक बार फिर आपको प्रोग्राम में मरहबा वेलकम कहता हूँ सर। माशाल्लाह, अब तक बहुत सारी चीज़ों पे हमने बातें की, नाज़रीन ने भी उम्मीद है इन सारी चीज़ों से फ़ायदा हासिल किया होगा और फ़ायदा हासिल हुआ हो तो आप जो है इसको सवाब की नीयत से दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी अगर इस तरह के किसी गलत फहमी में है तो इंशाल्लाह उनकी भी इस्लाह हो और वो अपनी सेहत को जो है वो फोकस भी करें। रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम है, आखिरी दिन है और बिलखुसूस इन दिनों में भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे साथ गुजर रही होती है, चल रही होती हैं, या रमज़ान मुबारक के पूरे ही इस माह में कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे साथ लगी हुई होती हैं। मैं बात करने लगा हूँ डॉक्टर साहब कि हमने हदीस पाक में पढ़ा और यकीन हदीस पाक सच्ची, और अब तक जो भी अपनी चीज़ें सुनी इससे तो हमें ये पता चल रहा था कि सेहतमंद हो जाएंगे, रोज़ा रखेंगे सेहतमंद हो जाएंगे। सूमु तसीहू, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। और सेहत की ही बातें की, चाहे हमने वो भूखा रहने की फजीलतें सुनी, चाहे हमने जो है वो स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के हवाले सुना, फिर भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में जो है वो क्लिनिक्स जो है वो पेशेंट से भर जाती हैं, कई तरह की डिसीज़ेस जो है वो लोगों से के साथ जुड़ती हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि अब ज़ाहिर है पिछले तकरीबन 14 साल से आप जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर भी चल रहे हैं और तालुका के हेल्थ ऑफिसर भी रहे हैं, तो वो कौन सी बीमारियां आप फील करते हैं जिसको लेकर जो है वो सबसे ज़्यादा लोग क्लिनिक पर विज़िट करते हैं और उस बीमारी का जो है शिकार होते हैं, इस पर कुछ अगर आप रोशनी डालें तो। वैसे तो रमज़ान मुबारक जो है वो सेहत हासिल करने का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ हमारी गलतियां हो जाती हैं, कुछ खाने पीने में या कुछ दिगर और चीज़ों में, कुछ ऐसी बेहतियातियां भी होती हैं, बेहतियातियां हो जाती हैं कि जिनकी वजह से कुछ छोटे मोटे बीमारियां हमको हो जाती हैं। ये नहीं कह सकते कि रमज़ान की वजह से हुआ। रमज़ान में जो चीज़ें करनी थी वो हमने ठीक से नहीं करी या कुछ गलत चीज़ें करी, उसकी वजह से हो सकता है। तो एक कॉमन चीज़ जो लोगों में दिखती है वो है सर दर्द, हेडेक। दोपहर के बाद में सर दर्द दिखता है। सर दर्द एक होता है पूरे सर का दुखना और एक होता है सिर्फ आधा सर भी दुख रहा होता है। इस तरह के भी पेशेंट जो है वो सुनने को मिलते हैं। जी, तो जो सर दर्द है तो उमूमन दो तरह से, जो कॉमन हेडेक है वो बताऊँ। सर दर्द के वैसे तो 20 रीज़न है, लेकिन रमज़ान के दौरान जो सर दर्द होता है उसमें दो चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक होता है कि जिसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, शुगर कम हो जाने के बाद जो सर दुखता है, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर कम हो जाने के बाद। तो वो शुगर कम क्यों होती है, इस पर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया कि अगर सहरी के अंदर हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे या फिर ऐसी चीज़ें लेंगे, बहुत ज़्यादा तली हुई चिकनी चीज़ें लेंगे, तो क्या होता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं, पहले 2-4 घंटे में एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर ब्लड के अंदर की शुगर कम होती है और फिर हेडेक होने लगता है। तो ये ना हो, इस वजह से हमको क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सहरी के अंदर इंक्लूड करने, प्रोटीन्स इंक्लूड करने, जो ज़्यादा देर तक थोड़ी थोड़ी शुगर रिलीज करते रहें, तो इस तरह से हाइपोग्लाइसेमिया वाला हेडेक नहीं होगा। सही। दूसरा एक होता है कि जिसमें सोडियम कम हो जाता है, इसकी वजह से हेडेक होता है। सोडियम कम कब होता है? सोडियम यानी नमक की कमी। तो नमक की कमी कब हो जाती है? क्योंकि हम लोग भूखा रह रहे हैं, तो एक अरसे तक
जो रेगुलर हमको डाइट के थ्रू नमक मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। जी। तो इसके लिए वो नमक की मिकदार सही रखें। अच्छा, नमक की मिकदार एकदम ज़्यादा भी नहीं रखनी, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने का ही है। तो एक दरमियानी मिकदार के अंदर हमको नमक रखना है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तीसरी और भी एक चीज़ पाई जाती है कि जिसको कैफीन विड्रॉल बोला जाता है। कैफीन विड्रॉल मतलब अगर किसी आदमी को आदत है कि दिन में 10 चाय पिए, 6 चाय पिए, अब अचानक से बंद कर देगा तो उसकी बॉडी उस कैफीन को याद करेगी, जिसको विड्रॉवल बोलते हैं। तो उसमें सर दर्द होने लगता है। तो ये ना हो, इसके लिए ये करना होता है कि रमज़ान के शुरुआत से कुछ अरसा पहले अपना कैफीन इंटेक थोड़ा जो इससे पहले भी जो डिस्कशन हुआ था, क्योंकि वो लोग होते हैं जिनकी मुलाकातें ज़्यादा होती हैं और हर मुलाकात में एक चाय जो है वो पीनी उनके लिए जो है वो ज़रूरी भी हो जाती है कि भाई अब मुलाकात हुई, चाय ले आए, फिर बैठे और सिटिंग हुई, फिर चाय पिया। फिर इस तरह के दीगर जो है वो कारीगर तबका होता है या मजदूर तबका होता है, इनकी भी चाय का जो टेक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब बैठे, जब सिटिंग हुई, जब कहीं से जो है वो पिक या ड्रॉप करके आए तो फिर जो है वो चाय की जो है चुस्कियाँ चल रही होती है इधर एक अपना। और अब तो क्योंकि सोशल मीडिया चल ही रहा है, चाय लवर हर एक पे जो पोस्ट भी जानी है ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े रीज़न होता है कि चाय की बहुत ज़्यादा जो है वो होती है, और जैसे आपने बताया कि कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो कैफीन हो गया, कैफीन विड्रॉल, उसकी वजह से हेडेक। तो धीरे धीरे उसको कम करते लाएंगे तो विड्रॉवल वाला हेडेक नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ों का हेडेक है। क्योंकि चाय का जिक्र आ ही गया है, कैफीन की बात हम लोग कर चुके हैं। चाय में और भी एक जो चीज़ होती है जो नुकसान पहुंचा सकती है वो है शक्कर। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चाय, कॉफ़ी या उस तरह से मशरूबात वगैरह पियेंगे, ऑलरेडी शुगर लेवल इंक्रीज होगा। शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो ज़ाहिर है वो यूँ फिर वो डाइजेशन का भी लिए वक्त लगेगा। वक्त तो नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट अच्छा, सिंपल लेकिन वो शुगर को स्पाइक कर देगा। हाँ। तो वो स्पाइक में 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो स्पाइक हो जाता है तो फिर वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, बाद में थकावट होती है। दूसरी चीज़ होती है कि उस अरसे में शुगर बढ़ी है तो उस अरसे में तो बदन को ज़रूरत नहीं उतनी सारी शुगर की, तो वो कहाँ जाएगी? या तो लीवर में ग्लाइकोजन बन के स्टोर होगी या फिर फैट बन के स्टोर होगी। और जो हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करी, जब शुगर स्पाइक होता है तो इंसुलिन भी स्पाइक होता है और एक अरसे बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है जो कि आगे जाके डायबिटीज़ टाइप 2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं शुगर में, और जितनी हमारी ज़रूरत होती है उससे कई ज़्यादा कैलोरीज तो हम सिर्फ चाय में पी जाते हैं दिन भर। तो जो खाने में से कैलोरी आते हैं वो तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अगर चाय पीनी है तो उसको कंट्रोल में रखें। शुगर की मिकदार या तो बिल्कुल कम रखें या ना रखें। कई लोगों को लगता है कि फीकी चाय कैसे पियेंगे, लेकिन अगर 2, 4, 6, 8 दिन अगर आप पियोगे तो आपको ये एहसास होगा कि शक्कर वाली चाय से ज़्यादा स्वाद आपको बिना शक्कर वाली में या कम शक्कर वाली से शुरू कर लें। अगर जाहिर है हो सकता होगा कि वो आदत होगी शक्कर वाली पीने की तो कम शक्कर से शुरू कर लें। मैंने पहली बार जो है वो विदाउट शुगर कॉफ़ी पी थी और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ था कि ये भी कोई एक टेस्ट एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में। लेकिन जब 3-4 बार उसका टेक हो गया और फिर जब मैं ग्रीन टी भी जो है वो किसी के रिकमेंड पे पीने लगा तो अब मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट काफ़ी नॉर्मल सा है। यानी अब बॉडी भी जो है इन सारी चीज़ों का अडेप्ट हो चुकी है, बॉडी ने भी इन सारी चीज़ों को ले लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अब जो है वो जैसी चाय में थोड़ी ज़्यादा शक्कर होती है तो वैसे ही फील होता है कि यार यानी ये ज़्यादा शक्कर वाली चाय मैंने खुद कहा दूध बढ़ा दो या इसकी 2 चाय कर लो ताकि जो है वो ज़्यादा शुगर से जो है तकलीफ ना हो। जी। तो हेडेक के बाद और एक कॉमन चीज़ जो देखते हैं हम लोग वो है एसिड डिस्पेप्सिया कि सीने में जलन होना, खट्टी डकारें आना। इसकी जो वजह है, बहुत अहम वजह है, वो ये है कि सहरी में या इफ्तार में बहुत ज़्यादा खा लेना। हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि बहुत ज़्यादा खाने की इंसानी जिस्म को वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है। और हमने किताबों में भी पढ़ा है कि जब पेट के अंदर कुछ डालना ही है तो उसके 3 हिस्से कर लिए जाएं। एक हिस्सा खाने से, एक हिस्सा पानी से और एक हिस्सा हवा की आवाजाही के लिए छोड़ा जाए। और आपको ताज्जुब होगा कि कई जो क्लासिकल मेडिकल साइंसेस हैं उसमें भी हूबहू यही बातें कही गई हैं कि खाना, पानी और हवा के लिए कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए। बिल्कुल जी हाँ नाजरीन, ऐसा ही करना है कि थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खाने के लिए, कुछ हिस्सा जो है वो पानी के लिए और कुछ हिस्सा हवा के लिए, ताकि आपका खाना आपके लिए जो है वो वाकई गिज़ा बने, कोई वबा ना बने। मज़ीद डॉक्टर साहब से सुनते हैं कि इस तरह से करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जी डॉक्टर साहब। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो जितने क्वांटिटी में हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो भी मिल जाएंगे। और अगर ज़्यादा खाना खाएंगे तो सीधी सी बात है कि वो बर्तन की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा भर लोगे तो बाहर आएगा। तो उस तरह से वो फिर सीने में जलन होना, क्योंकि एसिड जो है वो स्टमक में होता है, मैदे में होता है। अगर उसको आप इतना भर दोगे तो वो ऑब्वियसली स्टमक से ऊपर की तरफ खिसक जाएगा एसिड, तो सीने में जलन होगी, कभी खट्टी डकारें आएंगी। तो ये चीज़ें
ज़्यादा खाने की वजह से हो सकती हैं या फिर बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाले खाने से होती हैं। अल्लाह। तो तेल और मसाला की मिकदार है, किसी भी चीज़ को मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो अच्छी चीज़ भी अगर लिमिट से ज़्यादा खाई जाए तो वो ज़ाहिर नुकसान ही पहुंचाती है। यानी हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। वी शुड नॉट क्रॉस द लिमिट। क्रॉस करने में जो है वो नुकसान है और लिमिट के अंदर रहने में जो है वो आफियत है। जी, तो ये है एसिड डिस्पेप्सिया और इनडाइजेशन की वजूहत। अब इसको टाला कैसे जाए? एक तो खाना जो है वो मिकदार से खाया जाए। दूसरा जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि गर्म पानी इसमें बहुत मुफीद है। तो इफ्तार के बाद या सहरी के बाद जब आपको मुमकिन हो तो थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का गर्म पानी पीते रहेंगे तो इंडाइजेशन और डिस्पेप्सिया कम होगा या नहीं होगा। एक और भी है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन कुछ लोगों में आ जाता है रमज़ान में। तो वो चिड़चिड़ापन आने की एक वजह तो भूख होती है और एक दूसरी अहम वजह होती है कि नींद कम हो जाती है। रात में नींद कम हो जाती है। दिन में भी जो हमने कैलुला की बात करी तो वो ना ले पाने की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इसका तो सही इलाज वही है कि आपको नींद की मिकदार अपनी पूरी करनी है। और नींद की मिकदार में कुछ मेडिकल किताबों में ये आया है कि अगर रात में आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती तो जितनी नींद नहीं हो पाई उसकी आधी नींद आपको दिन में लेनी है, एटलीस्ट दिन में लेनी पड़ेगी ताकि वो चीज़ जो है वो कवर हो जाए। एक तो डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह बताया कि नींद की जो कमी होती है, नींद का पूरा ना होने की वजह से भी जो है वो चिड़चिड़ापन आता है, मेंटल हेल्थ में भी जो इशू होता है। ये तो आपने कहा नींद की कमी। अब एक बड़ी तादाद है जो रात भर ही नहीं सोती, यानी रात भर जागने का मामूल होता है, चाहे वो कारोबारी मसरूफियात हो या ये अब ये ट्रेंड सेट हो चुका है कि रात भर सोते ही नहीं है। तो क्या ऐसों को भी जो चिड़चिड़ापन आ सकता है, या अगर आ सकता हो तो ये चिड़चिड़ापन दूर कैसे हो, इस पर अगर मज़ीद आप रोशनी डालें। जी, तो पहले तो ये है कि जिस तरह से इंसानी जिस्म की बनावट है या जिस तरह से उसका शेड्यूल बनाया गया तो उसी हिसाब से अगर हम लोग चलते रहें तो उसमें आफियत है। अगर उसको हम लोग चेंज करें कि जो भी नेचुरल चीज़ है उसको हम लोग चेंज करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ परेशानी तो होगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब जब रात में जागने का मामूल है तो अगर कोई इबादत की वजह से जाग रहा है या किसी नेक काम की वजह से जाग रहा है या किसी को कोई ज़रूरत आन पड़ी, कोई इमरजेंसी है तब जाग रहा है, ये चीज़ें और हैं। लेकिन एक आदत सी बना ली है कि बस जागना है या कुछ रात में कुछ खेल चलते रहते हैं या कुछ स्क्रीन देखते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ इस तरह का जो जागना है। एक तो जागने की वजह से जो नुकसानात हैं वो हैं। दूसरा जो एडिशनल स्क्रीन टाइम या फिर खाने पीने में जो बेएहतियाती होती है उन सब चीज़ों के नुकसानात होते हैं। तो ये पूरी रातें जागना मेडिकल साइंसेस के हिसाब से तो ठीक नहीं है। और एक्सेप्शन मैंने बता दिया उसमें कि अगर कोई इबादत के लिए जाग रहा है तो और बात है, और अगर वो इबादत के लिए भी जागे तो भी हमने किताबों में पढ़ा है कि अगर रात में इबादत के लिए जागना है तो दोपहर में कैलुला कर लेना चाहिए। तो वो नींद इसी तरह से पूरी करनी है। अगर नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसके जिस तरह से मेंटल हेल्थ पे बताएं तो फिज़िकल हेल्थ में भी है। फिज़िकल हेल्थ में आप अगर ज़्यादातर जागोगे तो जैसे हमने बोला कि रिकवरी का जो सारा प्रोसीजर है जो कि स्लीप टाइम में होता है, रात के टाइम में होता है, वो पूरा रिकवरी का टाइम जो प्रोसीजर है वो ना होने की वजह से बॉडी के नुकसानात जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। और एक स्टडी कंडक्ट किया गया था, उस स्टडी में ऐसा देखा गया था कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खाना ज़्यादा ज़रूरी है या नींद ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक स्टडी में ऐसा किया गया कि कुछ लोगों को नींद से डिप्राइव किया गया, नींद उनको नहीं दी गई, नहीं सोने दिया गया। तो ये पाया गया कि एक आध बार अगर खाना टाइम से ना मिले, कम मिले या ना भी मिले तो भी इंसान शायद गुजारा कर ले, लेकिन नींद का जो डिप्रीवेशन है उससे इंसान गुजारा नहीं कर पाया उस स्टडी के अंदर। इनफैक्ट मैं तो यूँ समझता हूँ कि नींद जो है ना ये खाने से कई ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती है, क्योंकि बंदा एडजस्ट भी कर रहा होता है, कुछ ना कुछ खाने में कमी भी कर रहा होता है, डाइट भी फॉलो कर रहा होता है, और डाइट में भी उसके पास इस तरह के ऑप्शन होते हैं। लेकिन नींद तो खैर नींद है ना। और फिर आपने जो अभी इससे पहले भी बताया कि ये जो सर्विसिंग टाइम होता है जिसमें ब्रेन के अंदर का भी जंक क्लियर हो रहा होता है, बॉडी के अदर पार्ट भी जो है वो यूँ समझे कि सर्विसिंग में होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर एक अच्छी सुबह के लिए, एक नई सुबह के लिए, एक ताजगी वाली सुबह के लिए तो नींद मेरे हिसाब से बेहतर है। जी, और रात की नींद जो है वो बेहतर मानी जाती है दिन के नींद के मुकाबले। दिन की नींद तभी है कि जब बहुत किसी इसेंशियल चीज़ की वजह से आप रात में नहीं सो पा रहे हो तो दिन की नींद, लेकिन अदरवाइज जो है आम तौर पे रात में ली हुई नींद ये ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है।
अच्छा, जाहिर है ये तो हमने बात की जिनकी वजह से जो है वो लोग बीमार होते हैं, चाहे वो क्लिनिक पे इस बीमारी की वजह से जाएं या इसी बीमारी को अपने अंदर दबा के रखें, दवाइयाँ खाएं या इस तरह के मामला दें। क्या इससे और भी कोई हट के इस तरह की बीमारी है जो आगे चल के, यानी रमज़ान मुबारक में तो वो चीज़ दबी रही, पता नहीं चला, लेकिन बाद में उभर के आई और पता चला कि उसको तकलीफ बढ़ गई या किसी तरह का, तो इस पर अगर कुछ वजाहत हो जाती कि कोई लॉन्ग टर्म बीमारी भी होने के चांसेस हो सकते हैं? जी, रोज़े की वजह से तो लॉन्ग टर्म बीमारी के चांसेस उस तरह से नहीं बनते हैं कि हमने जैसे पहले बात की कि कोई बेहतियाती या गलत डाइट या गलत जो है आपका रोज़मर्रा का रूटीन, इस वजह से कुछ अगर बने तो बने, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है कि जो रोज़े की वजह से, बल्कि हमने ये देखा कि बेहतर ही है और उसमें फ़वाइद ही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान में वेट लॉस होना चाहिए, वज़न कम होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में ये देखा जाता है कि चूंकि ये तली हुई चीज़ों की मिकदार, मीठी चीज़ें, मशरूबात, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो फिर ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों का वज़न बढ़ जाता है या कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ये सारी चीज़ें हैं ये गलत खाने की वजह से और गलत वक्त पे खाने की वजह से। जी हाँ, तो नाजरीन, अगर आपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया, यानी जो अब तक पिछले एपिसोड्स में गुजरा, इसको आपने प्रॉपर सुना है, इसको समझने की कोशिश की है या इसको समझने के साथ साथ अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, तो यकीनन इंशाअल्लाह करीम इसके जो है वो बहुत सारे आप फ़ायदे महसूस करेंगे। साथ ही साथ एक और जो चीज़ें राइज़ हुई कि बच्चों को रोज़ा रखाने का भी माशाल्लाह जहन होता है, और कई बार बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं कि रोज़ा रखना। ज़ाहिर एक उम्र होती है, जैसे बालिग होने के बाद ही जो है वो रोज़े बच्चे पर फ़र्ज़ होते हैं, उसके दो अलग अहकाम है, अहकाम शरिया के रिगार्डिंग, लेकिन बहुत सारे वालिदैन भी एक्साइटेड होते हैं और बच्चे माँ बाप से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो बालिग होने से पहले ही रोज़ा रखने की चाह रखते हैं और वो रोज़ा रखने की तरफ आते हैं। तो ऐसी सूरत में हम उनको क्या मशवरा दे सकते हैं और बच्चे अपना रोज़ा किस तरह से गुजारें और उनको थकान भी ना हो, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए, अगर इस पर मज़ीद आप कुछ ऐड ऑन करें? बच्चों के लिए तो जैसे आपने कहा कि रोज़ा रखने की जो तयशुदा उम्र है या जो अहादीस में उम्र आई है उसके बाद में रोज़ा रखाना चाहिए। अगर उससे पहले भी रखना चाह रहे हैं बच्चे, तो शुरुआत जो है इस तरह से की जा सकती है कि ना कि पूरा रोज़ा रखने के बजाय शुरुआत में कुछ घंटे उनको प्रैक्टिस कराई जाए कि जो वो भूख बर्दाश्त कर लें, उसके बाद उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और जब ऐसा महसूस हो कि नहीं भाई ये बर्दाश्त कर रहा है, बच्चे को तकलीफ़ नहीं हो रही है या बच्ची को तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो उसके बाद उसको पूरा रोज़ा रखा जाए। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये है कि जब बच्चे रोज़े रखते हैं तो बच्चों की एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है। हमने पूरा जो पिछले 3 एपिसोड में बात करी है वो हमने एक यंग एडल्ट के ताल्लुक़ से बात करी है। बच्चे की ग्रोथ की ज़रूरत होती है, एडल्ट में वो ग्रोथ की ज़रूरत पूरी हो गई है, यानी वो अब हाइट बढ़ चुकी है, हाँ वेट भी ऑलमोस्ट गेन हो चुका है, अब जो है बस वो रोज़मर्रा की मेंटेन करना। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं है, तो बच्चों की जो एनर्जी की नीड है तो ज़्यादा होती है जी। तो बच्चों को जो है वो एनर्जी डेंस, कैलोरी डेंस, यानी जिसमें ज़्यादा कैलोरी हो, ज़्यादा एनर्जी हो, ऐसी चीज़ें सहरी में भी और इफ्तारी में भी देनी रहेगी। तो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं? तो इसमें बच्चों के खाने में जो है वो हेल्दी फैट्स की मिकदार थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। हेल्दी फैट्स की बात चल रही है तो इसमें जैतून का तेल आ गया, घी आ गया, कई जगह पे खोपरे का तेल इस्तेमाल करते हैं, या और जो भी तेल जो इस्तेमाल किया जाता है जो हेल्दी हो वो करते हैं, लेकिन उसमें डीप फ्राइड नहीं करना है, या बेकरी आइटम्स या ब्रेड वाले आइटम्स, इस तरह के आइटम्स नहीं। मिसाल के तौर पे अगर रोटी दे रहे हैं, एडल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आप रोटी खाओ, बच्चों को क्या बोलेंगे कि थोड़ा घी लगाया हुआ पराठा दे दो, ताकि वो ज़्यादा एनर्जी डेंस हो जाए और वो ज़्यादा वक्त तक उनको एनर्जी देता ज़्यादा ताकत होगी तो ज़्यादा तवानाई होगी, तो भूख भी जो है वो देर से फील आएगी और यूँ जो है उनके लिए सर्वाइव करना जो है वो आसान हो जाएगा। ये पहला वाला जो मशवरा था डॉक्टर साहब कि पहले प्रैक्टिस कराया जाए, तो वक्त जो है दोपहर वाला है कि 2 घंटा भूखा रह लिया, फिर उसको 4 घंटा एक्सटेंड कर दिया, कभी नाश्ता स्किप कर दिया, कभी जो है वो नाश्ता दिया, दोपहर का खाना स्किप किया, तो यूँ भी जो है माशाल्लाह जो है वो अच्छे अंदाज में हो सकता है। मज़ीद माशाल्लाह आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? जी, जैसे हम लोग एडल्ट्स में बताते हैं कि मशरूबात ज़्यादा नहीं रखे जाएँ, या तो पानी पिया जाए, शक्कर वाले मशरूबात कम रखे जाएँ। फल और जूस का जब कंपैरिजन होता है तो हम बोलते हैं कि फ्रूट्स चबा के खाना बेहतर है बजाय इसके कि जूस लें। जूस किसको लेना है कि जिसका वज़न नॉर्मल है या कम है, जिसको वज़न बढ़ने का
उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो इन चीज़ों में जूस ठीक है। लेकिन जिसका ऑलरेडी वज़न ज़्यादा है, ऑलरेडी वो उसके शक्कर वगैरह है या डायबिटीज़ की तरफ है या हैवी वेट है, तो इन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स खाओ, जूस मत पियो। लेकिन बच्चों को ऐसे नहीं बोलते। बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को नारियल पानी ज़्यादा से ज़्यादा दो, जूस ज़्यादा दो सहरी में या इफ्तारी में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सारे फल नहीं खा पाते या चबा के नहीं खा पाते अगर छोटे हैं। तो मशवरा ये है कि अव्वलन तो जो मुनासिब उम्र है उसके हिसाब से रोज़ा रखें बच्चे। अगर कम उम्र में रखे हैं तो अगर हो सके तो उनको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करा के फिर रखा जाए, और उनको जब सहरी या इफ्तारी में जो है एनर्जी डेंस, कैलोरी डेंस वाला फूड दिया जाए, और उनको जूसेस, नारियल पानी और इस तरह के दूसरे जो लिक्विड्स हैं जिससे फ़ौरन ताजगी उनको हासिल होती है, तो ऐसी चीज़ें उनको दिए जाए। यानी यूँ भी हो सकता है कि बच्चे के लिए रोज़ा रखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस ये कि तवज्जो हो, पहले से प्रैक्टिस हो और एहतियात के साथ माशाल्लाह रोज़ा रखाया जा सकता है। याद रखिए, बच्चे की खुशी ज़रूर है पर बच्चे की सेहत को देख लीजिए। अगर बच्चा इस काबिल है कि रोज़ा रख सकता है और एतमाद भी है, तो ही बच्चे को जो है वो रोज़ा रखाने की तरफ आगे बढ़ें। बल्कि ये अच्छा ही है, लेकिन ये है कि देख लिया जाए कि उसकी तबीयत किन चीज़ों को जो है कबूल करती है और किस तरह से वो ग्रो करता है। साथ ही साथ एक होता है कि रमज़ान शरीफ से पहले तो बहुत सारी चीज़ें खा लेते थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता। कुछ ऐसा डाइट है, कुछ ऐसा रूटीन है, या एक बड़ी तादाद है जिनको गेमिंग्स की आदत होती है, मोबाइल फ़ोन में गेमिंग की आदत होती है, और अपना वो रोज़े की हालत में या रोज़े के अलावा भी अपना वक्त बड़ा ज़ाय कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हमने बात की कि मेंटल हेल्थ पे भी उसके नुकसान पहुँच रहा है। तो क्या किन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, किस तरह से स्क्रीन टाइम कम किया जाए और किस तरह से एक सेटअप रूटीन बनाया जाए बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में रोज़ों के दरमियान में? ये रमज़ान मुबारक का तो हर एक लम्हा कीमती है, बिल्कुल, और जितना उसको इबादत में गुजारा जाए उतना अच्छा है। बेशक। अगर हम लोग उसको स्क्रीन टाइम में गुजारते हैं तो काफ़ी बार तो वो वक्त ज़ाया करना हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही तो वो इसराफ में हो गया। जी। अगर वो इसराफ में ना भी है तो भी वो, जैसे कि ज़्यादा देर आपका स्क्रीन टाइम रहेगा तो आपके आँखों के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल, तो उस तरह से भी वो नुकसानदेह है। जी और फिर कई औकात ये स्क्रीन पे जो चल रहे होते हैं वो गुनाहों से भी भरे होते हैं, जी। तो वो और एक अलग नुकसान है उसका। साइकी भी उस तरह की शायद डेवलप होती होगी, क्योंकि ज़ाहिर है पहले निगाह जो है वो बहकती है, फिर निगाह बहकने के बाद वो निगाह जो है वो दिल में घर बनाती है, और यूँ जो है इंसान गुनाहों की तरफ जो है वो माइल हो सकता है या गुनाहों को पसंद करने की तरफ जो है बढ़ सकता है। तो यूँ भी जो है बहुत अहम एहतियातें जो है वो करनी चाहिए और इस तरफ की जा सकती है। अब चूँकि ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक के ये आखिरी दिन है और अनकरीब जो है वो माह रमज़ान मुबारक हमसे जुदा हो जाएगा, हमसे अलग हो जाएगा। अब तो माह रमज़ान मुबारक में यूँ इबादतें करते रहें, बरकतें हासिल करते रहें, रोज़े रखते रहें। अल्लाह करीम हमारी इबादतों को, हमारी रियाज़तों को, हमारी कोशिशों को, हमारे नाकिस अमल को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। इसे कबूल फरमा के हमारे घर वालों की नजात का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ज़ाहिर है अब जो है वो रमज़ान मुबारक के जब दिन ये मुकम्मल हो गए, और जब ये दिन मुकम्मल हो गए तो दोबारा से हमारा वही रूटीन होगा। दिन में 3 वक्त का खाना भी होगा, नाश्ता भी होगा, या एक्स्ट्रा भी कुछ जो है वो खाने की शौकीन होंगे या खाने का जो है वो तलबगार होंगे। तो अब क्या करें? रमज़ान मुबारक से जो हमने सीखा उसी डाइट को फॉलो करें, या रमज़ान मुबारक के बाद हमें आज़ादी है, जो चाय खाएं, जैसा चाय खाएं, जिस तरह से चाय रहें? क्या मतलब है इसका, क्या कर सकते हैं? जी, गैर रमज़ान और रमज़ान में खाने का वक्त तो तकरीबन 3 बार ही रहता है जी, सिर्फ उसका जो औकात हैं वो बदल जाते हैं जी। हम लोग सहरी, इफ्तार और डिनर ये कर रहे होते हैं, और गैर रमज़ान में हम लोग नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना करेंगे। जी, इसमें अगर किसी का वज़न ज़्यादा है या किसी को वज़न मेंटेन करना है और उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा ऐसा लगता है कि उसको मिलता रहे, तो उसको ये करना है कि 2 हिस्से बना लेने हैं दिन के, एक 16 घंटे वाला हिस्सा, एक 8 घंटे वाला हिस्सा। जी। तो आप 16 घंटे अगर फास्ट कर सकते हो और 8 घंटे में खा सकते हो। मिसाल के तौर पे लंच और डिनर दोनों ही खाना खाया गया और जो ब्रेकफास्ट है उसको छोड़ दिया गया, तो उस तरह से आपकी 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है और 8 घंटे में आप 2 बार खा भी रहे हो। तो इस तरह से आप अपने को जो रमज़ान में आपको फ़ायदा मिल रहा था अपने आप ऑटोफेजी का बिकॉज ऑफ फास्टिंग, तो उसी फ़ायदे को आप कंटिन्यू कर सकते हो एक मील को स्किप करके और 2 मील लेके। अब ये किसके लिए है कि जिनको वज़न मेंटेन करना है या कम करना है, जिनको वज़न बढ़ाना है उनके लिए तो 3 मील भी ठीक है, लेकिन 3 मील्स के बीच में उनको ध्यान ये रखना है कि कोई भी मील इतना हैवी ना लें
कि जिससे अगला मील लेने तक के वो डाइजेशन का प्रोसेस आगे ना बढ़े। जो हमने देखा कि 2 से 4 घंटे के अंदर स्टमक, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो प्रोसीजर चलता रहना चाहिए। और उसके लिए जो हमने पहले भी जिक्र किया, जैसा रमज़ान में है वैसे ही गहरे रमज़ान में है, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा के लिए जो है वो खाली रखना चाहिए। अब ये है कि एक अच्छी आदत बनाने के लिए हमने देखा कि 21 दिन का वक्त लगता है, तो उस 21 दिन में जो आदत अच्छी बन चुकी है तो उसको ख़राब करने के बजाय उसी को अगर शुरू रखें, तो जैसे हमने एक जिक्र किया कि ब्रेकफास्ट स्किप करें। अगर किसी को ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमने बहुत जगह पे ऐसा भी सुना है कि फर्स्ट मील ऑफ द टाइम जो ऑफ द डे जो है वो सबसे बेहतर होना चाहिए, फिर लंच और फिर डिनर, ये भी एक थॉट प्रोसेस है। तो अगर उस पर किसी को अमल करना है तो वो ब्रेकफास्ट करे, लंच स्किप करे और डिनर करे, ये भी कर सकता है। यानी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जो है वो हैवी कर लें, थोड़ा सा उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट को जो मज़ीद शामिल कर लें, या फिर जो है प्रोटीन्स की जो है वो क्वांटिटी को बढ़ा लें, जिसके बाद तो उसके पास इतना स्पेस आ जाए कि वो फिर लंच भी स्किप कर सकता हो और वो जब तक डाइजेस्ट होगा तो तब तक तो उसके डिनर का टाइम आ ही जाएगा। तो कुल मिला के जितने भी डाइट हैं या जितनी भी खाने पीने के तरकीबें बताई गई हैं, तो सब मिला के आखिर में उसका जमा खर्च यूँ है कि आपको पूरे दिन को गुजारने के लिए एक कैलोरी की अमाउंट ज़रूरी है। बिल्कुल। उस कैलोरी से अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आप वज़न बढ़ाओगे, उस रिक्वायरमेंट से अगर कैलोरीज कम खाओगे तो वज़न को घटाओगे, और उतने कैलोरीज खाओगे तो उसको मेंटेन रखोगे। बिल्कुल। तो इन कैलोरीज के बाहर अपने को नहीं जाना है, और जो कैलोरीज का अपना बजट है उसको आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो लीन प्रोटीन्स हैं वो, और फिर हेल्दी फैट्स इसके अंदर बिठाना है। उसके अंदर ही आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डालना है। तो अल्टीमेटली आपका एक बजट आपको बना लेना है कि मुझे इस पूरे दिन के अंदर इतने कैलोरीज में मेरा बजट है, तो इतने कैलोरीज का मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा, इतने कैलोरीज का मेरा लंच रहेगा, इतने कैलोरीज का डिनर रहेगा। ये आम बात है। कुछ लोगों को इससे अलहदा भी करना पड़ सकता है, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो उन लोगों के लिए यह है कि 3 घंटे में 4 घंटे में उनको खाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद कम है। तो हर एक का जिस्म, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जो हमने पहले बात की वो उनके लिए फिट हो जाती है। और कुछ लोग हैं जिनको बोलते हैं ना पित्त की तकलीफ़ है या बहुत तेज़ भूख लगती है, तो वो एक छोटी तादाद है, उनके लिए 3 घंटे 4 घंटे में खाना भी ठीक रहेगा। यानी यूँ कर सकते हैं कि अपनी बॉडी भी देख लें, अपना जिस्म भी देख लें, अपनी सेहत भी देख लें और सेहत के मुताबिक खाएं। मैं ऐसा समझता हूँ नाजरीन कि अगर हम इस चीज़ को समझें, मैंने बहुत प्यारी बात जो है वो पिछले दिनों पढ़ी कि खाने को जो है आप खाने को दवाई की तरह खाएं, वरना दवाइयाँ आपको खाने की तरह खानी पड़ जाएगी। तो मुझे इस बात से जो समझ में आया कि ये जो खाना है ये आपके लिए इतना ही हो कि आपके जिस्म को सेहतमंद रखे, बीमारियों से आपकी हिफाजत हो और आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें। यानी खाना फिर वो दवाई की तरह होगा, वरना फिर ज़ाहिर है इस तरह से खाते हैं कि फिर दवाइयाँ जो है वो खाने की तरह खानी पड़ती हैं। एट अ टाइम जो पूरी मुट्ठी भर के दवाइयाँ भी जो हमने लोगों को खाते हुए देखा है। लेकिन ये कि माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का जो अय्याम होते हैं, रमज़ान मुबारक के जो दिन होते हैं, इसमें एक रिलीफ मिलता है, ये वक्त होता है। बल्कि बताया जाता है कि रमज़ान मुबारक जो होता है ये प्रैक्टिस के लिए आता है। इन दिनों हम अपने आप पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी सेहत को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी इबादतों को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हम एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बने। हमारे अंदर से जो है वो झूठ दूर हो, गीबत दूर हो, जो है बुरे कलाम दूर हो, फिर इस तरह के जो मेंटल स्ट्रेस हैं, मेंटली जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो दूर होगी। और इसी तरह से जो है वो जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी मेंटेन होती रहेगी। और यूँ आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए लोगों के लिए भी एक फ़ायदेमंद शहरी आप साबित होंगे, और अपनी सेहत का ख्याल रखने की वजह से आप भी हेल्दी महसूस करेंगे। ज़ाहिर है जो शख्स खुश रहता है वो खुशियाँ बांटता है, और जो शख्स गमगीन रहता है तो ऐसे शख्स से जो वो गम की जो है वो वाइब्स आ रही होती हैं। अलमुख्तसर ये कि अपना भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना है। और हाँ, इस रमज़ान मुबारक में अच्छी अच्छी नियतें करना है, बुरी आदतों से बचना है, अच्छी ज़िंदगी गुजारना है, और एक अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनकर हमें अपना, अपने पड़ोसी का, बल्कि पूरे समाज, बल्कि पूरी कंट्री का जो है हमें फ़ायदा करना है। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ज़ाहिर है हमारे इस सिलसिले का, इस प्रोग्राम का जो है वक्त मुकम्मल हुआ। माशाल्लाह इन एपिसोड्स में हमने आप तक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की कि आसान लफ्ज़ों में और आसान तरीके से हम आप तक अहम मालूमात पहुंचा सकें। इसमें जो है मैं
डॉक्टर तनवीर सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और FGN चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम इतनी इम्पॉर्टेंट बातें आप तक पहुँचा सकें। इसी तरह की दुनिया व आखिरत की प्यारी प्यारी बातें जानने के लिए देखते रहिए और दिखाते रहिए FGN चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरहबा मरहबा आमद रमजान है, मरहबा खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है, मरहबा तुझ पे सबके जाऊं रमजान तो अज़ीमो शान है, तुझ में नाज़िल हक़ तआला ने किया कुरान है। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा,